नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के महान अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त के बारे में, जिनकी फिल्में आज भी हमारे दिलों में बसती हैं। गुरुदत्त ने भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया और कला के जरिए आज भी लाखों दिलों को छूते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को लेकर उनके बारे में क्या अफवाहें उड़ी थी और क्या सच्चाई है। गुरुदत्त हमेशा ही अपनी फिल्मों के माध्यम से हमारी सामूहिक स्मृति में जीवित रहेंगे, जो आज भी हमारे दिलों में गहराई से गूंजती हैं। उनकी विरासत के केंद्रों में उनकी सबसे मार्मिक रचना प्यासा है। गुरुदत्त की प्यासा उनके अधिकांश कार्यों की तरह बेहद निजी थी, जो उनके अपने आविष्कारों, अकेलेपन और रचनात्मक लालसा से प्रेरित थी। प्यासा का निर्माण सिर्फ सिनेमा इतिहास की रचना नहीं थी, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपनी आत्मा को उजागर करता है। और जैसे जैसे यह क्लासिक फिल्म पर्दे पर एक बुखार भरे सपने की तरह सामने आती है, गुरुदत्त की अपनी जिंदगी पर्दे के पीछे घूमती रहती है। प्यासा गुरुदत्त के मुंबई में बिताए गए शुरुआती दिनों और उनके पिता के संघर्षों से प्रेरित थी। उनके पिता की आजीवन महत्वाकांक्षा रचनात्मक लेखन में संलग्न होने की थी, लेकिन वे केवल एक क्लर्क ही बन पाए। यह खींच उनके बचपन में उनके कटुतापूर्ण व्यवहार, एकांत प्रियता और गुरुदत्त तथा उनके भाई बहनों के प्रति घर में लगातार झगड़ों से भरी है। गुरुदत्त की बहन दिवंगत कलाकार ललिता लाजमी कहती है कि हाँ, प्यासा की थीम मेरे पिता से प्रेरित थी। पिताजी बहुत रचनात्मक और पढ़े लिखे थे। गुरुदत्त को मेरे पिता का स्वभाव विरासत में मिला था, लेकिन इसमें गुरुदत्त के मुंबई में शुरुआती संघर्षों की भी झलक मिलती थी। पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में एक युवा कोरियोग्राफर और सहायक निर्देशक के रूप में काम करने के बाद गुरुदत्त 20 वर्षीय 1940 के दशक के अंत में मुंबई पहुंच गए, लेकिन 1947 में उनके लिए अस्वीकृति और अपमानजनक संघर्ष का साल साबित हुआ। भारत को अभी अभी आजादी मिली ही थी, लेकिन वह विभाजन के खूनी परिणामों से जूझ रहे थे। गुरुदत्त अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहते थे और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रचनात्मक व्यक्ति के लिए फिल्म उद्योग की गला काट संस्कृति में जीवित रहना और अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं के दरवाजे खंगाले, लेकिन लगभग 1 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसी मन स्थिति में उन्होंने एक कलाकार की कुंठाओं और पीड़ा की कहानी लिखी और उसे कसमकस नाम दिया। कसमकस का पहला ड्राफ्ट बेहद निजी था। गुरुदत्त ने अपनी निराशा, आक्रोश और मोह भंग को कहानी में उकेरा और खुद से वादा किया कि वे इसे एक दिन पर्दे पर उतारेंगे। इसके बाद वे वर्षों में गुरुदत्त की किस्मत बदलने लगे। 1956 तक गुरुदत्त ने बतौर निर्देशक 4-3 सफल फिल्में जैसे बाजी, आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्में बनाकर एक होनहार फिल्म निर्माता के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस सफलता ने गुरुदत्त को बॉलीवुड का सर्वोत्कृष्ट सपना पूरा करवाया। आलीशान पाली हिल में एक बंगला, महान गायिका गीता रॉय से शादी और बच्चे और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, जहां उन्होंने निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेता की भूमिकाएं निभाई। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड से प्रेरित रोमांटिक कॉमेडी और थ्रिलर फिल्मों की लोकप्रियता के दम पर सफलता हासिल की थी, लेकिन उनके दिल में खुद को एक गंभीर फिल्म निर्माता के रूप में साबित करने की चाहत थी। आखिरकार उन्होंने वह कहानी चुनी जिसे वे लंबे समय से कहना चाहते थे, प्यासा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्यासा। ये रचनात्मक पूर्णता की एक आदम में प्यास जगाई, जिसने अंततः उन्हें ले लिया। अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म के लिए गुरुदत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चाहिए था। उन्हें ट्रेजेडी किंग 1950 दशक के स्टार दिलीप कुमार चाहिए थे। दिलीप कुमार अपने काम को बेहद गंभीरता से लेने के लिए जाने जाते थे और पूरी तरीके से परफेक्शनिस्ट थे। वह आमतौर पर एक समय में एक ही फिल्म में काम करते थे ताकि उसमें अपना 100% दे सकें। गुरुदत्त अपने प्यासा हीरो से बिल्कुल इसी तरह का समर्पण चाहते थे।
गुरुदत्त दिलीप कुमार से मिलने गए और उन्हें प्यासा की पटकथा सुनाई। दिलीप कुमार सैद्धांतिक रूप से फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने 1.5 लाख रुपए की अपनी फीस बताई। गुरुदत्त ने उनसे कीमत कम करने का अनुरोध किया। जवाब में उन्होंने कहा कि वे पैसे की चिंता ना करें। अब चूंकि दिलीप कुमार मुख्य अभिनेता निभाने वाले थे, इसलिए उनके वफादार फिल्म मित्रक वित्तीय व्यवस्था संभालने लगे और शायद यही वो बिंदु था जहां पर गुरुदत्त उनसे असहमत थे। गुरुदत्त ने दिलीप कुमार को स्पष्ट रूप से बताया कि उनके पास वितरकों की एक निश्चित टीम है और उन्होंने प्यासा के लिए उन्हें प्रतिबद्ध किया है। उस समय दिलीप कुमार ने गुरुदत्त से वादा किया कि वो अगले दिन शूटिंग के लिए आएंगे। अगले दिन मुहूर्त शॉट की सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्यासा की पूरी टीम अपने स्टार दिलीप कुमार का स्वागत का इंतजार कर रही थी। घंटों बीत गए लेकिन कुमार साहब नहीं पहुंचे। गुरुदत्त के प्रोडक्शन कंट्रोलर और विश्वास पात्र गुरुस्वामी ने कहा, मैं खुद दिलीप साहब को लाने गया था लेकिन वे घर पर नहीं मिले। गुरुदत्त के भाई देवी दत्त ने याद करते हुए कहा, उन्हें कारदार स्टूडियो में मुहूर्त में शामिल होना था। साथ ही निर्माता बी.आर. चोपड़ा का दफ्तर भी उसी परिसर में था। दिलीप साहब उनसे मिलने वहां गए। दिलीप साहब वहां चोपड़ा साहब की फिल्म नया दौर के स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। तभी प्यासा का मुहूर्त निकल गया। गुरुदत्त ने उन्हें बुलाया। दिलीप साहब ने कहा कि वे 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक भी दिलीप कुमार नहीं आए। दोपहर के भोजन के समय गुरुदत्त ने 2 मधुमक्खियां मंगवाई। दोपहर 3 बजे तक उन्होंने खुद की नायक बनने का फैसला किया। यह सच है कि अगर दिलीप कुमार उस समय आ जाते तो प्यासा एकदम अलग फिल्म होती, लेकिन जिस तरह गुरुदत्त ने विजय का किरदार निभाया, आज उस किरदार में उनके अलावा किसी और की कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया। गुरुदत्त विजय बन गए, एक टूटे हुए कवि। गुरुदत्त ने हमेशा खुद को एक अभिनेता के रूप में कम आंका था। अपनी सभी फिल्मों में जहां उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई, वे हमेशा दूसरी या तीसरी पसंद के रूप में ही रहे। लेकिन गुरुदत्त द्वारा उस किरदार को निभाने का साहसी कदम, जिसे दिलीप कुमार ने ठुकरा दिया था, रंग लाया और यह बॉलीवुड के लिए सर्वकालिक महानतम प्रदर्शनों में से एक बन गया। मुख्य पुरुष भूमिका में खुद के साथ नायिका की तलाश शुरू हुई। प्यासा के लिए नायिकाओं के चयन में कई बदलाव हुए। शुरुआत में तो मधुबाला को इस भूमिका के लिए चुना गया, जो अंततः माला सिन्हा को मिली। मीनू मुमताज को रेहड़ी पटरी वाले की दोस्त के रूप में चुना गया था, जबकि जाने क्या तूने कही गीत कुमकुम पर फिल्माया जाना था। हालांकि अंतिम चयन में मीनू मुमताज और कुमकुम दोनों ही बाहर हो गए। एक अपेक्षाकृत नई अभिनेत्री वाहिदा रहमान को वैसा गुलाबों की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। गुरुदत्त ने ही राज खोसला द्वारा निर्देशित अपनी आखिरी फिल्म सीआईडी के साथ वाहिदा को हिंदी फिल्मों में पेश किया था। शुरुआत में गुरुदत्त की टीम उनकी कास्टिंग से खुश नहीं थी। यह एक जटिल भूमिका में थी, जिसके लिए एक परिपक्व और अनुभवी अभिनेत्री की आवश्यकता थी और वाहिदा सिर्फ एक फिल्म पुरानी थी। लेकिन दत्त साहब आश्रित थे और युवा दक्षिण भारतीय के शांत आत्मविश्वास से मोहित हो गए थे। फिल्म उद्योग के गलियारों में इस नए गुरु शिष्य के रिश्ते की चर्चा पहले से ही हो रही थी। प्यासा के आकार लेने के साथ ही गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी में उथल पुथल मचने लगी थी। कभी स्टार गायिका गीता रॉय और संघर्षशील फिल्मकार के बीच एक चर्चित प्रेम कहानी। दत्त साहब की सफलता के बाद उनके रिश्तों के बीच बदलाव आ गया। हालांकि गीता की आवाज उनकी सभी फिल्मों में छाई रही और उनके उत्थान में योगदान दिया, फिर भी उन्हें अक्सर कमतर आंका जाता था। ललिता लाजमी ने बताया था कि वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्तों में एक बड़ा टकराव था। गुरुदत्त ने वादा किया था कि गीता उनकी शादी के बाद भी उनका गाना जारी रखेंगे, लेकिन अब वह चाहते थे कि वह सिर्फ गुरुदत्त द्वारा निर्मित फिल्मों में ही गाएं। वह चाहते थे कि गीता उनके परिवार और उनके बनाए गए बड़े घर की देखभाल करें। हर सफल फिल्म के साथ गुरु को शोहरत मिलती गई, जबकि गीता को लगता था कि वह उनसे हिस्से की शोहरत नहीं मिली है।
बार बार होने वाली बहसों ने अपना असर दिखाया और गुरुदत्त की वाहिदा रहमान के साथ नजदीकियों की अफवाह ने उनके और गीता के बीच दरारों को और गहरा कर दिया। गुरुदत्त ने शुरुआत में रेड लाइट एरिया के दृश्य की शूटिंग कोलकाता में ही करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें एक स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया गया। गुरुदत्त के करीबों ने खुलकर बताया कि वे किसी भी फिल्म की शूटिंग किसी बंधी बंधाई स्क्रिप्ट या शूटिंग से दिल की सख्त योजना के साथ करने में विश्वास नहीं रखते थे। वे फिल्म को सेट पर आकार लेते और क्रिएट करने के शौकीन थे, जिसमें वे स्क्रिप्ट और संवादों में ढेर सारे बदलाव करते थे। प्यासा भी इससे अलग नहीं थी। गुरुदत्त ने फिल्म को बेहतरीन ढंग से शूट किया और कहा जाता है कि गुरुदत्त किसी भी एक फिल्म के लिए जितना कच्चा माल इस्तेमाल करते थे उससे 3 फिल्में बन सकती थी। वे लगातार शूटिंग करते रहते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि किसी खास सीन में उन्हें क्या चाहिए। यहाँ तक कि खुद के साथ भी प्यासा के मशहूर क्लाइमैक्स सीक्वेंस के लिए उन्होंने एक को 100 बार टेक लिया। वह बार बार डायलॉग्स बोल जाते थे क्योंकि वह बहुत लंबा शॉट था और जब चीजें ठीक नहीं होती तो वो चिल्लाते और बदमिजाज हो जाते थे। प्यासा से पहले वह पूरे सीक्वेंस के बजाय फिल्म के केवल 1 या 2 शॉट ही हटाते थे, लेकिन प्यासा से शुरू होकर और हटाने और दोबारा शूट करने का सिलसिला चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। उनके करीबी लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया। कई लोगों का मानना था कि उनकी निजी उथल-पुथल उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट प्यासा के साथ गुरुदत्त पूर्णता की खोज में कोई असर नहीं छोड़ना चाहते थे। नींद उन्हें छू कर नहीं जाती थी। शराब का दुरुपयोग और उस पर निर्भरता शुरू हो गई थी। सबसे बुरे दौर में उन्होंने नींद की गोलियों का प्रयोग शुरू कर दिया था। उन दिनों याद करते हुए ललिता लाजमी ने कहा था कि वे जिस तरह से गंभीर फिल्में बना रहे थे उसका उन पर भी असर पड़ रहा था। उनका व्यक्तित्व बदल गया था। वे चाहते थे एकांत प्रिय हो गए थे। कभी कभी वे मुझसे फोन करते थे और कहते थे कि कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती वे कभी खुलकर अपनी बात नहीं बताते थे। वे काफी परेशान थे। गुरुदत्त ने प्यासा को बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, अपनी नींद, अपने सपने और अपनी बचपन की यादें। प्रकाश और छाया का नृत्य, बंगाल के बचपन के बाउल गायकों की गूंज और उदय शंकर के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में निखारा गया लावण्य, सभी ने किसी न किसी रूप में प्यासा की कविता में अपनी जगह बना ली। शाहिर के बोल, जाने वो कैसे लोग थे जिन्हें नाज है हिंद पर और ये दुनिया अगर मिल भी जाए, जैसे गीतों में जीवंत उठे, जिन्हें एस.डी. बर्मन ने बेहद मार्मिक ढंग से संगीतबद्ध किया था। गीतों के क्रम में प्रतीकात्मक से भरे थे, जिन्हें वर्षों से बार बार समझा गया। उस समय भारतीय सिनेमा में शॉट लेने की प्रचलित प्रथाएं मिड शॉट, लॉन्ग शॉट थी। गुरुदत्त शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में एस्टेब्लिशिंग शॉट के बाद क्लोजअप का इस्तेमाल किया। उन्हें क्लोजअप का बहुत शौक था। उन्होंने लंबे फोकल लेंथ वाले व्यापक रूप से इस्तेमाल किए थे। इतने दशकों बाद भी क्लोजअप शॉट अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उनके भाई देवी दत्त कहते हैं कि उनके फिल्मों में 100 मिमी लेंस वाले क्लोजअप शॉट, जिन्हें गुरुदत्त शॉट के नाम से जाना जाता था, प्रकाश के साथ उनका अद्भुत खेल और यहाँ तक कि उनके उदासी से शराबोर फ्रेम आज भी सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते हैं। एक अभिनेता के रूप में गुरुदत्त ने पीड़ित कवि विजय की भूमिका निभाई, जो अपनी पूरी जान लगा दी। उनका मानना था कि आंखें किसी भी व्यक्ति का सबसे प्रभावशाली अंग होती हैं और वे किसी भी चीज से बोलती हैं। जब आप गुरुदत्त की कोई प्रसिद्ध तस्वीर या किसी फिल्म का उनका कोई दृश्य याद करेंगे तो उनको गहरी आंखें तुरंत याद आ जाएंगी। लेकिन एक तथ्य जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है कि गुरुदत्त कमजोर नजर के कारण मोटा चश्मा पहनते थे। बिना चश्मे के वे कैमरे को भले ही साफ न देख पाते हो, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के जरिए अपनी बात कहने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उनका जादू सबके सामने था। दुनिया और जिंदगी का तिरस्कार प्यासा का एक प्रमुख विषय था। पटकथा के लिए प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन के हर कष्ट और तकलीफ को दोहराते हुए गुरुदत्त ने सच कुछ
अपनी आत्मा इस फिल्म में डाल दी। प्यासा के गीत ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कि अमिट याद जिसमें गुरुदत्त सूली पर चढ़ने की प्रतीकात्मक मुद्रा में थे, कम से कम कहने के लिए तो दिल दहलाने वाली है, क्योंकि प्यासा के बाद उनकी मन स्थिति कभी पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लग रहा था मानो उनकी कहानियों के पात्र वास्तविक जीवन एक हो गए हों। प्यासा बनी कहानी का मूल शीर्षक कसमकस गीतकार साहिर की एक बेहद महत्वपूर्ण कविता में आता है। फिल्म में यह कविता अपने जीवन में घट रही घटनाओं से कवि की हताशा को दर्शाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह कविता उन दिनों गुरुदत्त की मन स्थिति पर भी लागू होती है, मानो उनकी आत्मा नंगी हो गई हो। आजादी के 10 वर्ष बाद रिलीज हुई 1957 की प्यासा कवि विजय यानी कि गुरुदत्त की कहानी है, जो श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी कृतियों को स्थान नहीं दिला पाए। विजय की रचनाएं अमीरों के अत्याचारों का विरोध और गरीबों के समर्थन में है, पर प्रकाशकों ने उन्हें महत्व नहीं समझा। स्वयं उनके भाई उनके लेखन को व्यर्थ समझते हैं तथा उनकी रचनाओं को एक कबाड़ी को बेच देते हैं। ये रचनाएं संयोग से गुलाबो यानी कि वाहिदा रहमान खरीदती हैं तथा इन पंक्तियों को गुनगुनाती है। समाज के ढर्रे से त्रस्त विजय घर छोड़ देता है और उसका अधिकांश समय सड़कों पर ही गुजरता है। एक संयोगवश गुलाबों की भेंट विजय की मित्र मीना यानी कि माला सिन्हा से होती है, जिसने विजय की गरीबी के कारण एक प्रकाशक घोष बाबू यानी कि रहमान से शादी कर ली, परंतु वह अपने जीवन में खुश नहीं है और वापस विजय के जीवन में आना चाहती है, परंतु विजय को मंजूर नहीं है। दूसरी ओर विजय को एक दुर्घटना में चोट लगती है, वह एक संयोगवश मृत समझ लिया जाता है। गुलाबो अपने कुछ अन्य प्रभावशाली परिचितों की सहायता से विजय की रचनाएं प्रकाशित करा देती है। ये कविताएं घोष इस आशा से प्रकाशित करता है कि वह विजय की मृत्यु से उपजी सहानुभूति का लाभ उठाकर धन कमा लेगा, पर उसके भाई यानी कि महमूद घोष के पास जाते हैं और वो पैसा हथियाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु विजय जीवित है और उसका इलाज मानसिक रोग हॉस्पिटल में चल रहा है। एक दिन नर्स ने अपनी ही प्रकाशित रचना सुनकर अपनी प्रसिद्धि का समाचार जानकर विजय सामान्य हो जाता है, परंतु कोई विश्वास नहीं करता था। उसको पागलों वाले कमरे में ही रखा जाता है। घोष को जब यह पता चलता है तो वह विजय के मित्र श्याम और भाइयों को अपने रचे षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। सब मिलकर उसको पहचानने से मना कर देते हैं। फिर शुरू होती है विजय की दुनिया के सामने अपना अस्तित्व साबित करने की कश्मकश। अबरार अलवी की लिखी यह कहानी एक संदेश समेटे हुए है और ये संदेश अपने उत्कृष्ट अभिनय के माध्यम से गुरुदत्त, वाहिदा रहमान और जॉनी वॉकर रहमान और माला सिन्हा ने प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।